हेलो एवरीवन। हमारी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम प्रभावी सम्राट अशोक मौर्य के बारे में। उसके बाद में आगामी 50 वर्षों के बारे में हमने बात की, जिसमें अंत में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। आज हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। इसमें प्रांतीय, नगरीय एवं जो केंद्रीय प्रशासन, उन तीनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि अशोक मौर्य को या अशोक महान को देवानंपियन की जो उपाधि है वो किसने दी थी। तो एक श्रीलंका का राजा था, राजा तिस। बहुत बच्चों ने या अधिकांश बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। एक बार फिर आपको मैं ये कहना चाहता हूं सभी बच्चों से कि आप हर एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखें और 3 बार देख के फिर उसको जो प्रश्न पूछा जाए पहले समझे आराम से। उसका जो प्रश्न पूछा जाए वीडियो के अंत में उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। और ये क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमारी ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अब की बार भी 10वीं में यही सिलेबस आपके जारी रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले मौर्य प्रशासन था क्या, इसकी हम जानकारी ले लें। उसके बाद में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। सबसे पहले देखिए, मौर्य प्रशासन में जो मौर्य प्रशासन था यानी मौर्य साम्राज्य था, वह पहला ऐसा प्रशासन था जिसने केंद्रीय सत्ता ये स्थापित की। अर्थात संपूर्ण भारत पर एक ही स्थान से क्या होता था, शासन होता था। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में सबसे पहले भारत में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया? केंद्रीय शासन व्यवस्थित किया गया। इसके बाद अगर देखें तो जो मौर्य सम्राट था अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, या हम तीनों के बारे में बात कर लें तो ये तीनों यानी मौर्य प्रशासन के संबंध में अगर देखें तो इसके समय जो सत्ता थी वो केंद्रीकृत थी। सत्ता क्या थी? केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब यानी पूरी शक्ति किसके हाथ में थी? केवल राजा के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य मान लो, चाहे बिंदुसार मान लो, चाहे अशोक महान मान लो, तो ये जो केंद्रीय सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? वो राजा के हाथ में थी। लेकिन फिर भी राजा निरंकुश नहीं था। क्या नहीं था? राजा निरंकुश नहीं था। केंद्रीय सत्ता राजा के हाथ में होते हुए भी राजा इसमें क्या नहीं होता था? निरंकुश नहीं होता था। अब देखो, कौटिल्य ने उस तत्कालीन समय में जो मौर्य प्रशासन था उसमें 7 प्रकार की जो राज्य थे या राज्य के 7 अंगों के बारे में चर्चा की है। वो कौन सी? देखो, किसने की है? कौटिल्य ने। किसने की है? कौटिल्य ने। कितने? 7 राज्य के 7 अंगों के बारे में चर्चा की है। और वो 7 अंग कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला आएगा राजा, जो प्रमुख रहेगा। इसके अलावा अमात्य, अमात्य के बाद में जनपद, जनपद के बाद में दुर्ग, दुर्ग के बाद में कोश, कोश के बाद में सेना, और सेना के बाद में मित्र। मित्र को भी इसमें 7 अंगों में माना गया है। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार माना गया? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने राज्य कितने कितने अंग माने? 7 अंग माने। ठीक है। अब देखो, राजा की क्या पदवी थी। देखो, राजा क्या करता था? राजा उस समय देखो मौर्य प्रशासन में राजा, क्योंकि प्रमुख राजा ही था, राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। अतः राजा क्या करता था? मुख्यमंत्री व पुरोहित की क्या करता था? वह नियुक्ति करता था। देखो किस प्रकार से करता था। मुख्यमंत्री, राजा जो था वो मुख्यमंत्री व पुरोहित की एक विशेष परीक्षण के माध्यम से उनकी नियुक्ति करता था, जिसे हम उपधा परीक्षण कहते थे। क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। और देखो कैसे करता था, किन किन की करता था। पहले तो मैं सीएम डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर मान लो, या मैं डायरेक्ट लिखा हूं सीएम चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और पुरोहित, इन दोनों की क्या करता था? नियुक्ति करता था। क्या करता था? नियुक्ति। कौन करता था? राजा। कौन करता था? राजा। किसके द्वारा? किसके द्वारा करता था? वह एक विशेष जो उनकी चरित्र था उसका परीक्षण करके करता था। किसके द्वारा? चरित्र का परीक्षण करके या परख करके। चरित्र के परख करने के बाद में उनकी नियुक्ति करता था, जिसे हम विशेष एक क्या कहते थे? उपधा परीक्षण विधि कहते थे। क्या कहलाती थी ये विधि? उपधा परीक्षण कहलाती थी। प्रश्न आ सकता है उपधा परीक्षण क्या है। तो राजा के द्वारा
मौर्य सम्राट के द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की चरित्र परीक्षण को या उनकी नियुक्ति चरित्र परीक्षण करने के बाद में की जाती थी, जिसे क्या कहते थे, उपधा परीक्षण कहा जाता था। अब ये जो थे ना दोनों, मुख्यमंत्री और पुरोहित, मुख्यमंत्री व पुरोहित, ये दोनों क्या थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे। क्या थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये दोनों क्या होते थे, मंत्रिमंडल के विशेष सदस्य होते थे। इसके अलावा अगर देखें, इन मंत्रिमंडल के अलावा एक मंत्रिण और थी। क्या थी, मंत्रिण, जो एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। क्या थी, मंत्री परिषद थी। तो हम कह सकते हैं इसके अलावा एक मंत्रिण थी। इस मंत्रिमंडल के अलावा, जिनमें मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और पुरोहित दोनों, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या थी, एक मंत्रिमंडल के अलावा एक मंत्रिण थी, जिसे हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद या परिषद कह सकते हैं। डायरेक्ट परिषद लिख दो, परिषद, ठीक है। ये एक प्रकार की परिषद हुआ करती थी। अब आगे देखें तो ये आपका हो गया मौर्य प्रशासन की जो प्रारंभिक जानकारी। अब इसके बाद में आता है सबसे प्रमुख जो है केंद्रीय प्रशासन। कौन सा आता है, केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम विस्तार से अगर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है। देखिए, केंद्रीय प्रशासन में देखो, उस समय केंद्रीय प्रशासन मुख्य रूप से 18 विभागों में बांटा हुआ था। किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, चाणक्य का दूसरा एक और नाम, तीसरा नाम आता है विष्णुगुप्त। इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र में 18 जो विभाग है उनकी चर्चा की है। किसमें की गई है, अर्थशास्त्र में। केंद्रीय जो मौर्य प्रशासन का जो केंद्रीय प्रशासन था उसके 18 विभागों की इसमें चर्चा की गई है। और उन 18 विभागों का जो उल्लेख है वो इनमें अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। जिन्हें हम इनके अध्यक्ष को, इन विभागों के अध्यक्ष को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे, तीर्थ, ठीक है। विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तीर्थ। यानी एक प्रकार के ये सदस्य थे, या यू माने इन विभागों के अध्यक्ष को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। जो एक प्रकार के महामात्र थे। क्या थे, महामात्र, ठीक है, महामात्र थे, जो एक प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। मुख्य जो तीर्थ थे, यानी मुख्य जो विभागों के अध्यक्ष थे, वो कौन से थे। देखिए, मुख्य तीर्थ देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज आदि जो थे वो क्या होते थे, मुख्य तीर्थ कहलाते थे। कौन कौन आ गए, मंत्री आ गया, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये क्या थे, मुख्य तीर्थ थे। क्या थे, मुख्य तीर्थ होते थे। मुख्य तीर्थ का मतलब विभागों के प्रमुख अध्यक्ष होते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके अलावा केंद्रीय प्रशासन में एक मुख्य अधिकारी होता था, जिसे हम कहते थे समाहर्ता। क्या कहते थे, समाहर्ता, ठीक है। समाहर्ता जो अधिकारी था उसका क्या काम होता था, ये क्या करता था, जो केंद्रीय प्रशासन था यानी मौर्य प्रशासन के लिए ये राजस्व इकट्ठा करता था। इसके अलावा आय व्यय का ब्यौरा रखता था, और आय व्यय के ब्यौरे के अलावा ये वार्षिक बजट भी तैयार करता था, ठीक है। तो इसको साथ साथ में लिख भी लें ताकि आपको अधिक थोड़ा सा ज्यादा याद होगा। तो मैं लिखूंगा नहीं। समाहर्ता का क्या काम था, राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, और क्या करना, वार्षिक बजट तैयार करना। ये किसका कार्य था, समाहर्ता का, या जो एक प्रमुख अधिकारी होता था इसका कार्य होता था। इसके अलावा दूसरा जो एक और अधिकारी है वो होता था सन्निधाता। कौन था, सन्निधाता। और सन्निधाता का जो काम था वो क्या था, देखो ये एक प्रकार का कोषाध्यक्ष था। क्या था, कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष का क्या काम होता है, कोष यानी साम्राज्य के लिए कोष बनाना, इसके अलावा अन्नागार की व्यवस्थाएं करना। ये दोनों जो काम थे वो क्या थे, सन्निधाता के होते थे। किसके काम होते थे, सन्निधाता के काम होते थे। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि सन्निधाता के जो अन्य जो काम है, यानी सन्निधाता के काम जो अन्य है, यानी इनके अलावा जो कौन कौन से सन्निधाता और होते थे या अध्यक्ष होते थे, उनके बारे में हम फिर बाद में साथ साथ चर्चा करेंगे। तो सन्निधाता का मुख्य काम, ये मुख्य क्या होता था, कोषाध्यक्ष होता था। इसका मुख्य काम क्या होता था, कोष गृह बनवाना एवं अन्नागार की व्यवस्था करना, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में देखो, अर्थशास्त्र के अनुसार 26 विभाग और माने गए। कितने विभाग माने गए,
26 विभाग यानी इसी प्रकार के जो कोश है इस प्रकार के 26 विभाग माने गए जिनके अलग अलग अध्यक्ष माने गए। ठीक है, किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार। ये भी याद रखना आप, अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, कितने? 26 विभाग माने गए। कितने माने गए? 26 विभाग, जिनमें निम्न स्तर के जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते थे? देखो, युक्त एवं उपयुक्त। युक्त एवं उपयुक्त, इन्हें ये जो क्या थे? सबसे निम्न स्तर के अधिकारी थे। क्या थे? सबसे निम्न स्तर के अधिकारी थे। और ये किनके अधीन थे? देखो, ये महामात्रों के अधीन थे। किनके अधीन थे? महामात्रों या महामात्यों। महामात्यों लिख लेना। महामात्यों व अध्यक्षों के अधीन थे। किनके अधीन थे? महामात्यों व अध्यक्षों। अध्यक्षों के क्या थे? नियंत्रण में रहते थे। क्या रहते थे? ये नियंत्रण में ये रहते थे। कौन? युक्त और उपयुक्त। दोबारा सुनिएगा, युक्त और उपयुक्त, प्रत्येक जो विभाग था उसके सबसे निम्न स्तर के अधिकारी थे और ये महामात्यों एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में रहते थे। महामात्यों और अध्यक्षों के नियंत्रण में रहते थे। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया अपना केंद्रीय प्रशासन। क्या हो गया? केंद्रीय प्रशासन। अगला आता है अपना प्रांतीय प्रशासन। कौन सा आता है? प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांतीय प्रशासन में देखिए क्या हुआ। अब मौर्य साम्राज्य के तहत वहां उस समय 5 मुख्य रूप से राज्य माने गए। कितने राज्य माने गए? 5 राज्य। कौन कौन से? देखो, पहला है उत्तरापथ, दूसरा कलिंग, तीसरा अवंती राष्ट्र, चौथा दक्षिणापथ और 5वां है मध्य देश। 5वां कौन सा हो गया? मध्य देश। ये 5 क्या थे उस समय? 5। पहला देखो, प्रांतीय शासन में 5 राज्य थे। कितने राज्य थे? 5 राज्य। 5 राज्यों में देखो, उत्तरापथ, कलिंग, अवंती राष्ट्र, दक्षिणापथ और मध्य देश। ये क्या कितने थे? 5 राज्य प्रमुख रूप से माने जाते थे। अब देखो, इनका जो प्रशासन था वो किस प्रकार से विभक्त था। सबसे पहले जो ऊपरी इकाई थी वो क्या थी? प्रांत। क्या थी? प्रांत। प्रांत देखो किसमें बटा हुआ था, या यूं कहें कि ऊपर से अगर अधिकारी के तहत ले लेंगे, एक तरफ मैं प्रांत यानी उनके जो निम्न, धीरे धीरे जो छोटे स्तर की जो इकाइयां हैं उनके बारे में लिखूंगा, एक तरफ आपके उनकी जो प्रमुख जो अधिकारी उनके बारे में लिखूंगा। तो इधर जो प्रांत का जो मुख्य अधिकारी था वो क्या कहलाता था? कुमार। क्या कहलाता था? कुमार, या फिर आर्यपुत्र, या फिर क्या कहलाता था? आर्यपुत्र कहलाता था। इससे छोटी इकाई क्या थी? विषय। क्या थी? विषय। और विषय का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? नाम से स्पष्ट है, विषयपति। क्या कहलाता था? विषयपति। विषयपति के नीचे यानी विषय के नीचे था जिला। क्या था? जिला। और जिले का जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? स्थानिक। क्या कहलाता था? स्थानिक। ठीक है, अब इस जिले से जो छोटी इकाई थी वो वैसे गोप और ग्राम इत्यादि मानी जाती है। वैसे सबसे छोटा जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। क्या कहलाता था? गोप, जो 10 गांवों के समूह का अधिकारी होता था। क्या होता था? 10 गांवों के समूह का अधिकारी होता था। ठीक है, याद रखना, सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? गोप। क्या कहलाता था? गोप। जिले से नीचे जो अधिकारी होता था यानी स्थानिक के नीचे गोप होता था, जो 10 गांवों के समूह का अधिकारी होता था। कितने गांवों का समूह का अधिकारी होता था? 10 गांवों के समूह का अधिकारी होता था। और ये जो गोप था वो समाहर्ता, इधर आपने देखा समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता ये क्या, जिसका काम था राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। इस समाहर्ता के अधीन कौन था? समाहर्ता के अधीन कौन था? ये कौन? गोप। कौन था? गोप। ठीक है, याद रखना, समाहर्ता के अधीन कौन था? गोप एवं स्थानिक, दोनों ही किसके अधीन थे? ये समाहर्ता के अधीन थे। याद रखना, जिले का जो अधिकारी स्थानिक और गोप दोनों किसके अधीन होते थे? समाहर्ता के अधीन होते थे। इसके अलावा प्रदृष्टि प्रकार का एक, प्रदृष्टि नाम का एक अधिकारी और होता था। क्या नाम है? प्रदृष्टि अधिकारी। ये क्या करता था? अधिकारी ये क्या करता था? कौन? सबसे पहला जो मैंने अभी बताया, जिले का जो अधिकारी था स्थानिक, तो एक तो स्थानिक, एक गोप, स्थानिक, गोप व ग्राम, व
ग्राम के अधिकारियों के कार्यों की ये क्या करता था, जांच करता था। क्या करता था, जांच करता था। कौन, प्रदेष्टि अधिकारी। कौन करता था, प्रदेष्टि अधिकारी। ये इनके ऊपर होता था। देखो कौन कौन से हो गए, स्थानिक जो जिले का अधिकारी होता था, गोप 10 गांव के समूह का जो अधिकारी होता था, इसके अलावा ग्रामक मान लो या ग्राम का जो अधिकारी होता था, इन तीनों के कार्यों की जांच कौन करता था, प्रदेष्टि अधिकारी। कौन होता था, प्रदेष्टि अधिकारी। यह अपना हो गया प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन। अगला, क्योंकि उस समय एक मेगस्थनीज नाम से एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, उसके नगरीय प्रशासन के बारे में भी बताया। किस प्रशासन के बारे में बताया, नगरीय प्रशासन के बारे में। और उसने क्या कहा, देखो उस समय कि नगरीय प्रशासन में उस समय मेगस्थनीज के अनुसार, किसके अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार, उसमें 30 सदस्यीय एक मंडल था। कितना था, 30 सदस्यों का एक मंडल था जो विभिन्न समितियों में बटा हुआ था। और वो समितियां कितनी थी, 6। तो सबसे पहले इसमें कितने सदस्य थे, टोटल में 30 सदस्य। और ये कितनी समितियों में बटा हुआ था, 6 समितियों में। कितनी समितियों में, 6 समितियों में बटा हुआ था। ठीक है। अब ये 6 समिति यानी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये जो सदस्य थे प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। और ये 6 समितियां कौन कौन सी थी, जिनका क्या क्या काम था। देखो सबसे पहली जो समिति है उसका काम था उद्योग का नियंत्रण। सबसे पहली जो समिति था उसका काम क्या था, उद्योगों पर नियंत्रण या उद्योगों का नियंत्रण। नंबर 2 जो दूसरी समिति थी उसका काम था विदेशी मामले संभालना। क्या काम था, विदेशी मामले। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी का काम था विक्रय का निरीक्षण करना, विक्रय निरीक्षण। ठीक है, तीसरी जो समिति थी उसका काम था विक्रय निरीक्षण। चौथी जो समिति होती थी उसका काम क्या था, जो वर्तमान में ग्राम पंचायतें करती है ये जो काम, जैसे जन्म मरण या जन्म मरण प्रमाण पत्र इत्यादि का जो काम था वो किसका था, चौथी जो समिति थी उसका काम था। 5वीं समिति का क्या काम था, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य ये कौन सी था, 5वीं समिति का। और 6वीं समिति का क्या काम था, देखो जो विक्रय निरीक्षण था, यानी जो चीज विक्रय की जाती थी, बेची जाती थी, उसका 1/10 भाग विक्रय पर 1/10 भाग टैक्स के रूप में लेना। 1/10 भाग किसके रूप में लेना, कर के रूप में या टैक्स के रूप में लेना। ये किसका काम था, 6वीं समिति का काम हुआ करता था। और मेगस्थनीज के अनुसार ये जो नगरीय प्रशासन है इसमें एक बार दोबारा से देखना, 30 सदस्य होते थे। कितनी समितियों में बटा हुआ था, 6 समितियों में। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जो 6 समितियां थी वो आपको अभी मैंने बताई। जो सबसे पहली था जिसका काम था उद्योगों पर नियंत्रण, दूसरी का काम था विदेशी मामले संभालना, तीसरी का काम था विक्रय निरीक्षण, चौथी का काम था जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाना या जन्म मरण का ब्यौरा रखना, 5वीं का काम था व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण रखना, और 6वीं का काम था विक्रय कर पर या विक्रय कर का यानी विक्रय का टोटल विक्रय का 1/10 कर के रूप में लेना, टैक्स के रूप में लेना। आज हमने मौर्य प्रशासन के प्रांतीय, केंद्रीय एवं नगरीय प्रशासन की बारे में चर्चा की। कल हम इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक प्रश्न और पूछ लें हम आपसे कि किसके अनुसार, देखिए किसके अनुसार नगर में जो नगरीय प्रशासन था उसमें 30 सदस्य थे, किसके अनुसार, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे आप हर एक वीडियो को 3 बार देखिए, 3 व्यूज लिख के अपना नाम लिखिए, नाम लिखकर आप आंसर दें। आशा करता हूं कि आप सभी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।